कटघरे में खड़े एक शख्स से जब जज ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा आज़ाद। जज ने पूछा तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो उस शख्स ने कहा स्वाधीनता। जज ने फिर पूछा तुम्हारी माता का नाम क्या है, तो उसने कहा भारत मेरी माता है और जेल खाना मेरा घर। जी हाँ, ये शख्स और कोई नहीं, महान क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आज़ाद थे। और ये जो किस्सा मैंने आपको सुना है, ये तब का है जब उनकी उम्र महज 15 वर्ष थी। चंद्रशेखर आज़ाद का जैसा नाम था वैसा ही उनका रवैया, वो कभी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए। वो जिए आज़ाद और उन्होंने शहीदी भी दी, तो वो भी आज़ादी से दी। पर इसी के साथ उनके अंतिम समय में जो कांड हुआ, जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने उन्हें घेरा, उस पर भी बहुत सवाल उठते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हीं सब बातों का सच इस वीडियो में। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन बहुत बड़ा नहीं था। 1906 में जन्म और 1931 में वो वीर गति को प्राप्त हो गए। महज 24 साल उन्होंने जिए, पर ये 24 साल इतने महत्वपूर्ण थे देश के लिए कि देश की आज़ादी में भी एक बड़ा योगदान मिला। और जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो दिल में कहीं ना कहीं वो सम्मान होता है। ये वीडियो बनाने का मकसद आपको जानकारी देना नहीं है। मेरा उद्देश्य इस वीडियो से ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद के उस छोटे से जीवन से आप इंस्पायर हो सकें कि 24 साल का एक युवा देश के लिए कैसे कुर्बान हो गया था। अगर हम आज के युवाओं को देखें जो 24 साल के हैं, तो वो अपनी चकाचौंध में लगे हुए हैं। कोई करियर को लेकर परेशान है, कोई लड़कीबाजी में लगा, कोई गेम ही खेल रहा है। अब ज़रा सोचिए कि 24 साल का एक लड़का, और जब आप उनकी तस्वीर देखते हैं तो हट्टा कट्टा लोहे से ज़्यादा मजबूत शरीर आपको देखने को मिलता है और मूँछों पे तलवार से ज़्यादा ताव देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे संभव हो पाई उनके जीवन में, उससे हमको इंस्पायर होना है। जालियांवाला बाग कांड के बाद भारतीयों में गुस्सा था और इसी के बाद कई लोग, कई युवा अलग अलग आंदोलन से जुड़े थे। चंद्रशेखर आज़ाद भी 1920 और 21 के आसपास गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े, पर जब ये किसी वजह से 1922 में बंद कर दिया गया, तब चंद्रशेखर आज़ाद को समझ में आ गया कि अहिंसा से आज़ादी नहीं पा जा सकती। इसके लिए उन्हें गोली का और हिंसा का सहारा लेना होगा, और इसी के बाद उन्होंने बनारस का रुख किया। पर इसमें बारीकी से सोचने वाली बात यह है कि जब वो असहयोग आंदोलन में जुड़े तो उनकी उम्र लगभग 14-15 साल की थी, और उसी समय उनकी गिरफ्तारी भी हुई। और जो किस्सा मैंने आपको शुरुआत में सुनाया था, ये तभी का था कि एक 15 साल का लड़का, आप सोच के देखिए कि जज के सामने खड़े होके बिना डर के सारी बातें बोल रहा है, और वहीं से उनका नाम आज़ाद पड़ा। इसके बाद उनको सज़ा भी मिली और 15 कोड़े लगाए गए। पंडित नेहरू ने इस घटना का उल्लेख करते हुए बताया है कि ऐसे ही कायदे कानून तोड़ने के लिए एक छोटे से लड़के को, जिसकी उम्र 14 या 15 साल की थी और जो अपने को आज़ाद कहता था, बेत की सज़ा दी गई। उसे नंगा किया गया और बेत की टिकड़ी से बांध दिया गया। बेत एक एक कर उस पर पड़ते और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते पर वह हर बेत के साथ चिल्लाता भारत माता की जय। वह लड़का तब तक यही नारा लगाता रहा जब तक कि वह बेहोश ना हो गया। बाद में वही लड़का उत्तर भारत के क्रांतिकारी कार्यों में दल का एक बड़ा नेता बना। इस 15 साल के लड़के को सज़ा देने के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें 3 आने दिए, पर वो 3 आने उन्होंने जेलर के मुंह पे मार दिए और उसे अस्वीकार किया। आज के समय अगर कोई बड़ा काम करे और उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएं, उस वक्त 3 आने बड़ी बात हुआ करती थी। और आज के समय अगर थोड़ा पैसा दिया जाए तो आदमी पैसे में लग जाता है। मगर चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर वो जो लौ थी आज़ादी की, देशभक्ति की, वो इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी। और यही कारण था कि उन्होंने पैसे को ठुकरा दिए। नहीं तो और कोई होता तो ये सोच के ले लेता कि चलो ठीक है, मार खाऊं, पैसे तो ले लूँ, पर उन्होंने वो नहीं लिया और वो छोड़कर वो निकल गए। असहयोग आंदोलन के बंद होने के बाद जब इन्हें बनारस का रुख किया तो वहाँ इनकी मुलाकात अन्य वीरों से हुई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे। इन्होंने एक संगठन तैयार किया और इस संगठन को चलाने के लिए पैसे लगते थे। तो पैसे लाने का तरीका ये था कि ये लूटपाट करते थे। ऐसी एक चर्चित घटना है जहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद समेत कई लोग लूटपाट करने गए थे, और जिस घर में ये घुसे थे वहाँ पर महिला ने चंद्रशेखर आज़ाद के सामने बंदूक तान दी थी। उस समय ये उस स्थान पर अकेले थे, पर जैसा संगठन का एक नियम था कि ये लोग महिलाओं पर हाथ नहीं उठाएंगे, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी रक्षा करने के लिए भी महिला पे हाथ नहीं उठाया। पर इस बीच राम प्रसाद बिस्मिल वहाँ आ गए। उन्होंने महिला को एक तमाचा मारा और बंदूक छीनी, और वहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद का हाथ पकड़ के निकल गए। इस बीच ये भी हुआ था कि गांव वाले इकट्ठे हो गए थे, तो इनकी जान को खतरा भी हो गया था, पर जैसे तैसे ये वहाँ से बच के निकल गए।
इसके बाद संगठन ने ये बात पक्की कर ली कि हमें लोगों के घर डकैत नहीं डालना है, क्योंकि अगर हम उनके घर डकैती डालेंगे तो हमारा जो संगठन का जो उद्देश्य है भारत को आज़ाद दिलाने का, उससे लोग नहीं जुड़ पाएंगे। तो उस समय उन्होंने निर्णय लिया कि आज के बाद कभी भी किसी के घर में लूटपाट नहीं करेंगे। लूटना है तो अंग्रेजी खजाने को, सरकार के खजाने को लूटेंगे। और इसी के बाद 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अहम भूमिका निभाई। काकोरी कांड के आरोप में अंग्रेज सरकार ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सज़ा सुनाई और ये लोग भी वीरगति को प्राप्त हो गए। इतनी मुसीबत आने के बाद भी ये 24 साल से कम उम्र का युवा रुकता नहीं है और दिल्ली का रुख करता है, जहाँ पर भगत सिंह के साथ मिलकर 8 सितंबर 1928 को एक बैठक की जाती है और आगे की रणनीति देश की आज़ादी के लिए बनाई जाती है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था, जहाँ पर पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को गोली से मार दिया गया था। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त मिलकर दिल्ली केंद्रीय असेंबली में बम फोड़ देते हैं। इसका उद्देश्य ये था कि अंग्रेजों के जो कानून है, अंग्रेजों की जो व्यवस्था है, उसका विरोध किया जाए। यहाँ किसी को मारने का उद्देश्य नहीं था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा भी सुना दी गई थी इसके बाद, जिसके बचाव में लगातार चंद्रशेखर आज़ाद कोशिश कर रहे थे कि जैसे तैसे करके उनकी फांसी की सज़ा को कम करके वो उन्हें बचा लें। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को रोकने की अपनी कोशिश में वो इलाहाबाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने पहुंचते हैं, जबकि इलाहाबाद आज का प्रयागराज। यहाँ पर उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से होती है और उस मुलाकात के बाद वो अल्फ्रेड पार्क में चले जाते हैं। ये जो पूरा घटना है ये बहुत महत्वपूर्ण उनके जीवन में भी है और बहुत कंट्रोवर्शियल भी है। नेहरू और आज़ाद के बीच उस दिन जो बातचीत हुई उसके कई पहलू सामने आते हैं। कुछ का कहना ये रहता है कि उस दिन चंद्रशेखर आज़ाद नेहरू पे थोड़ा बरस भी गए थे कि जो देश के क्रांतिकारी हैं उन्हें इस तरीके से लगातार फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, वो शहीद होते जा रहे हैं और आपके जैसे या अन्य नेता जो जिनको जेल होती है वो आसानी से बाहर आ जाते हैं। हालांकि इस बात को पंडित नेहरू अलग तरीके से बताते हैं और साथ में वो ये भी लिखते हैं कि एक युवा जो मेरे घर उस दिन दोपहर में आया, जिसे मैं जानता तक नहीं था, उसने अपना नाम चंद्रशेखर आज़ाद बताया। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो युवा उन तीनों के बारे में बात कर रहा था कि क्या उन्हें फांसी दी जाएगी, क्या उनके साथ और भी खराब व्यवहार होगा। उस दिन ये दो लोगों के बीच क्या बात हुई ये दो लोगों को ही मालूम होगा। तीसरा इस पर कितना ही कुछ लगा ले, एग्जैक्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकता। मगर 2018 में पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के भतीजे सुजीत आज़ाद ने कुछ कहा था। उनका कहना था, नेहरू ने देश के साथ गद्दारी कर चंद्रशेखर आज़ाद की हत्या कराई। ये बात किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा देश को बांटने का काम किया है। सुजीत ने यह भी दावा किया था कि भगत सिंह को छोड़ने के लिए नेहरू को HSRA फंड भी दिया गया था। नेहरू ने ये फंड ले लिया लेकिन उसे बांटा नहीं। सारी चीज़ें इसलिए भी कंट्रोवर्शियल हैं क्योंकि नेहरू से मिलने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क पहुंचे थे और इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भेष बदल कर अंग्रेज़ों से वैसे भी छुपे हुए थे। तो वो अल्फ्रेड पार्क जा रहे हैं, इस बात की जानकारी सिर्फ एक आदमी को थी, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अल्फ्रेड पार्क में जो CID इंस्पेक्टर है वो अपनी पूरी सिपाहियों की टोली को लेकर पहुंच जाता है और उस पार्क को हज़ारों सिपाही चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक रिकॉर्ड फाइल के अनुसार उस वक्त के CID ऑफिसर नॉट बाबर का बयान एक अलग कहानी कहता है। नॉट बाबर अपने बयान में कहता है कि वह अपने घर पर खाना खा रहा था। उसी समय भारत के एक बड़े नेता का मैसेज आया। इसमें बताया गया कि आप जिसकी तलाश कर रहे हैं वह इस समय अल्फ्रेड पार्क में मौजूद है और सुबह 3 बजे तक रहेगा। 20 मिनट तक चंद्रशेखर आज़ाद और अंग्रेज सिपाहियों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद अकेले 2-3 सिपाही को मार डालते हैं, कईयों को घायल करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की बंदूक में आखिरी गोली थी, उस अंतिम गोली को उन्होंने खुद के ऊपर चलाया और वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए। ये दिन था 27 फरवरी 1931। अंग्रेजों ने उनका अंतिम संस्कार भी चुपचाप से कर दिया ताकि ज़्यादा हंगामा ना हो। पर जैसे जैसे इस बात की खबर लगी तो ऐसा बताया जाता है कि उस समय के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज की सड़कें पूरी तरीके से भर गई थी, वहाँ जाम लग गया था। लोग उनकी जो राख थी उसके दर्शन के लिए वहाँ इकट्ठे हो गए थे। कई लोगों के अंदर गुस्सा था, कई लोगों के अंदर उदासी थी कि एक लड़का जो इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए इतना कर रहा था, वो इस तरीके से शहीद हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद की शहीदी के बाद उस पेड़ की अहमियत भी बहुत बढ़ गई थी और इसी के बाद उस अल्फ्रेड पार्क का नाम ही चंद्रशेखर पार्क कर दिया गया। ऐसा भी बताया जाता है कि अंग्रेज
चंद्रशेखर आज़ाद से इतने परेशान थे कि उन्होंने 700 से ज़्यादा लोगों को हायर किया था कि वो चंद्रशेखर आज़ाद को पहचाने और उन्हें पकड़कर अंग्रेज़ों को सौंप दें। 24 साल का एक युवा, शरीर से मजबूत और अंदर से इतना जुनून देश के लिए, ये निश्चित तौर पर आज के युवाओं के लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए। और सिर्फ आज के नहीं, हमेशा के लिए ये युवाओं का इंस्पिरेशन होना चाहिए, ना कि टीवी पर दिखने वाले, फिल्मों में दिखने वाले, उछल कूद करने वाले कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस। ऐसे व्यक्ति को फॉलो करें, ऐसे व्यक्ति के बारे में, उनके जीवन के बारे में पढ़ें। ब्रह्मचारी जो थे, उसी के कारण उनका शरीर भी शायद इतना मजबूत था और अंदर की लौ इतनी ज़्यादा थी कि हज़ारों सिपाहियों से लड़ लिए, अंग्रेजी हुकूमत को इतना चकमा दे दिया। ऐसे वीर महान को हमारा शत शत नमन। हम आशा करते हैं कि इनकी जीवन गाथा से अन्य जो हमारे युवा हैं उन्हें हिम्मत मिलेगी और वो प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।